सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे एएनएम सेकेंड ईयर जो कि हेल्थ सेंटर मैनेजमेंट का ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। इसमें आधी बात हम लोग कर चुके थे, यहाँ लेप्रोसी तक देख चुके थे। अब कुछ चीज़ें और हैं, कुछ क्वेश्चंस और हैं जिनको आज हम लोग देखने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ तक देखे थे, आरसीएस तक पूरा हम लोग देख चुके थे। यहाँ हम लोग को नेशनल लेप देखना था। तो नेशनल लेप्रोसी प्रोग्राम कब आया था? तो सन 1995 से ही यह प्रोग्राम चल रहा है। इस कार्यक्रम को अनुदान योजना के रूप में कुष्ठ रोगियों का शीघ्र पता लगाकर उनका उपचार शुरू करने के लिए किया गया था। देखिए, जो लेप्रोसी होता है ना, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्री की वजह से होता है यह रोग। और ये ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि वाइट स्पॉट पड़ जाते हैं, जिसको वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं, जिसको हम कुष्ठ रोग के नाम से भी जानते हैं। तो इसी रोग का शीघ्र पता लगाने के लिए और उनका ट्रीटमेंट करने के लिए नेशनल लेप्रोसी मतलब राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम को चलाया गया, वो भी 1995 में। तो संशोधित कार्यक्रम की बात करें तो संशोधित उन्मूलन, जिस बीमारी का रोकथाम नहीं हो पाता है, जब पहली बार कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जाता है तो और लेकिन उस बीमारी का रोकथाम उस अकॉर्डिंग नहीं हो पाता है, तो उसमें कुछ संशोधन करके फिर से उस कार्यक्रम को चलाया जाता है। तो उसी को कहते हैं संशोधित उन्मूलन। तो संशोधित उन्मूलन कब लेप्रोसी का चलाया गया उसकी बात करते हैं। तो राज्यों के स्तर पर और अधिक गति देने हेतु यह अभियान प्रारंभ किया गया था और 5 चरण में ये चलाया गया था। जैसे कि लेप्रोसी पर कंट्रोल नहीं हो पाया, जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम लेप्रोसी का चलाया गया था उस पर जब कंट्रोल नहीं हो पाया तो उसके लिए एक संशोधित कार्यक्रम को भी चलाया गया जिससे लेप्रोसी पर कंट्रोल पाया जा सके। कुष्ठ उन्मूलन एवं स्तर प्राप्त राज्यों की उपलब्धियों को बनाए रखना। देखिए क्या क्या इसमें किया गया। तो एमडीटी के उपचार की व्यवस्था करना, मतलब जो उन्मूलन कार्यक्रम चलाया गया था उसमें मेडिकल टर्मिनेशन के लिए मल्टी ड्रग थेरेपी की उपचार की व्यवस्था शुरू करवाई गई। ये होता है मल्टी ड्रग थेरेपी, जो होता है वो लेप्रोसी के लिए दिया जाता है, एक कोर्स होता है। इसमें डेप्सोन और बहुत सारे वो होती हैं, ड्रग्स होती हैं जो कि इसमें शामिल होते हैं। अधिक प्रभावित क्षेत्र में उन्मूलन लागू करना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है, जहाँ बहुत ज़्यादा कुष्ठ रोग के रोगी हैं, वहाँ पे इस चीज़ को लागू करना है। प्रशिक्षण एवं प्रेरणा द्वारा सभी श्रेणियों के स्टाफ की क्षमता का निर्माण करना। देखिए क्या होता है कि पहले हॉस्पिटल में आपको प्रशिक्षण देना पड़ता है, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा इस बीमारी को लेकर कि इससे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको किस तरीके से बचाव करना है, किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करना है। तो जब आप अपने जो आसपास की जो स्टाफ होते हैं, जब उनको आप शिक्षित करेंगे तभी वो अच्छे ढंग से क्या कर सकते हैं कि उस बीमारी का इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले वही करना है कि प्रेरणा देना है और श्रेणियों की स्टाफ की क्षमता का निर्माण करना है। नेक्स्ट आया था क्वेश्चन कि ब्लाइंडनेस क्या होता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम ब्लाइंडनेस के बारे में बताइए। इसको ब्लाइंडनेस को हिंदी में हम अंधता रोग कहते हैं। तो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम की वर्ष 1976 में प्रारंभ किया गया था। इसकी निम्न गतिविधियां हैं। देखो, जो राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम था वो 1976 में स्टार्ट किया गया था, जब विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी होने लगी लोगों में और लोगों में ब्लाइंडनेस की समस्या आने लगी, अंधेपन की समस्या आने लगी। तो उस रोग से बचाव के लिए 1976 में एक कार्यक्रम को लागू करवाया गया। क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान स्थापित करना। क्षेत्र में क्या करना कि नेत्र विज्ञान संबंधित स्थापित करना। नेत्री विज्ञान मतलब नेत्र से रिलेटेड जो डॉक्टर्स होती हैं उनको क्षेत्र में नियोजित करना। मेडिकल कॉलेजों पर नेत्र की चिकित्सा की सुविधा को बढ़ाना। पहले क्या था कि इतनी ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन फिर जब इससे बीमारियां बहुत ज़्यादा फैलने लगी तो फिर राष्ट्रीय क्या किया गया कि मेडिकल कॉलेजों में भी नेत्र की चिकित्सा की सुविधा को बढ़ाया गया। नेत्रजल इकाइयों का विकास करना। जितनी भी नेत्रजल इकाइयाँ हैं उनको और भी ज़्यादा पहले जिस तरीके से थी, बट उनको जब ये कार्यक्रम चलाया गया तो उनको और ज़्यादा विकसित किया जाने लगा। नेत्र विज्ञान सेवाओं के लिए आवश्यकता अनुसार कर्मी रखना। तो देखिए, जो नेत्र विज्ञान जब आप स्टार्ट करवा रहे हैं आई से रिलेटेड, तो उसके लिए आवश्यकता अनुसार कर्मी भी रखने चाहिए, क्योंकि जब आवश्यकता अनुसार कर्मी को रखेंगे तभी वो प्रभावी रूप से हो सकता है। जब वहाँ स्टाफ ही नहीं होंगे तो फिर वो प्रभावी नहीं होगा।
उद्देश्य क्या थे इसके, तो उद्देश्य थे सर्जरी के स्थान पर ILO अपनाना, मतलब डायरेक्ट किसी भी चीज़ की सर्जरी नहीं की जानी चाहिए। पहले उनको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट करना चाहिए। ट्रीटमेंट के थ्रू अगर वो ठीक हो जाए, जैसे कि ड्रग्स से अगर वो ठीक हो जाए तो फिर अच्छी बात है, सर्जरी की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तो वही चीज़ किया गया। इसके उद्देश्य यही थे कि सर्जरी को तुरंत ना अपनाया जाए, बल्कि पहले दवाओं का यूज किया जाए। जिला स्तर पर आई वर्ल्ड ऑपरेशन थिएटर बनाना। तो जिला स्तर पर जैसे पहले क्या था कि जिला स्तर पर नहीं था, स्टेट लेवल पे था आई वर्ल्ड ऑपरेशन। तो फिर क्या किया गया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये ऑपरेशन थिएटर का निर्माण करवाया गया, जिससे कि जो वहाँ के व्यक्ति हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट में आसानी से जा सकें और अपने जो आई है उसका इलाज करवा सकें। नेत्र सर्जनों के प्रशिक्षण द्वारा तथा उपकरणों की आपूर्ति को बढ़ाना। तो नेत्र जो सर्जन होते हैं, आई सर्जन होते हैं, उनको प्रशिक्षण देना और उपकरण जो होते हैं नेत्र से रिलेटेड, मतलब जब ऑपरेशन करेंगे तो बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी अगर आपूर्ति है वहाँ पे तो उसको बढ़ाना है। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम आया हो। टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो होता है ना वो 1992 में स्टार्ट किया गया था। ये टीबी नियंत्रण कार्यक्रम जो होता है वो 1992 में स्टार्ट किया गया था। और टीबी जो होता है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है। एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है जो कि अगर खांसी छींक के थ्रू फैलती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू ये फैलता है। अगर जो बलगम है और खांसी है वो 3 वीक से ज़्यादा आती है तो हम उसको श्रेणी में रखते हैं कि इस व्यक्ति को टीबी होने के लक्षण हैं। तो हम इसका स्पूटम कलेक्शन करवाते हैं और स्पूटम को टेस्ट करवाते हैं। अगर उसमें माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी के बैक्टीरियाज जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो हम मान लेते हैं कि ये ट्यूबरक्लोसिस व्यक्ति को हो गया है। फिर उसके बाद हम डॉट्स को स्टार्ट करते हैं। डॉट्स जो होता है एक शॉर्ट ट्रीटमेंट होता है जो कि लेप्रोसी में ही किया जाता है और इसमें बहुत सारे वो हैं ड्रग्स हैं, जैसे रिम्फासिन होता है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें ड्रग्स है रिम्फासिन। तो यही सब जो ड्रग्स होते हैं उन सबको देते हैं। तो हम देखते हैं पहले टीबी क्या होता है, टीबी में कौन कौन से कार्यक्रम को क्या विशेषताएं थी चलाया गया था। स्टाफ को उचित प्रशिक्षण देना। तो इसकी विशेषता यही थी कि जो स्टाफ है वहाँ के उनको उचित प्रशिक्षण देना है। और शॉर्ट टर्म कीमोथेरेपी, क्वालिटी स्पूटम, माइक्रोस्कोपी द्वारा कम से कम 70% रोगियों का पता लगाना। देखिए बहुत लोग क्या होते हैं कि उन लोगों को रोग हुआ रहता है लेकिन फिर भी वो नहीं बताते हैं। वो अपने समाज के डर से या फिर किसी के भी डर की वजह से सोचते हैं सब लोग मुझे बहिष्कृत कर देंगे, इस वजह से वो अपनी बीमारी को छिपाते हैं। तो आपको जाकर वो पता करना है, स्पूटम कलेक्शन लेना है और 70% रोगियों का कम से कम तो पता लगाना ही है। स्टाफ की सभी श्रेणियों को उचित प्रशिक्षण देना। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में सबको उचित प्रशिक्षण देना, नहीं तो पता चले वो व्यक्ति जाए ट्रीटमेंट करने के लिए और खुद ही संक्रमित हो जाए। ऑब्जेक्टिव क्या होती है इसके, टीबी के कोर्सेज को संपूर्ण तरीके से हटाना। तो इसका दूरगामी जो लक्ष्य था ना यही था, दूरगामी लक्ष्य यही था कि टीबी के जो केसेस होते हैं उनको संपूर्ण तरीके से हटा देना, मतलब टीबी को जड़ से ख़त्म कर देना। इसका एक लक्ष्य रखा गया था। अल्पावधि वाला लक्ष्य, तो अल्पावधि मतलब कम समय में जो लक्ष्य की पूर्ति को रखा गया था वो क्या था कि केसेस का पता लगाना, जितने भी टीबी के केस हैं उनका पता लगाना है और न्यूबॉर्न को BCG का टीका लगाना है। देखिए जो BCG का टीका होता है वो ट्यूबरक्लोसिस से बचाव के लिए लगाया जाता है। 0.05 ml जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है और इंट्राडर्मल ये लगाया जाता है। हम देखते हैं जो हमारे हाथ पे निशान होते हैं इंजेक्शन के वो BCG के टीके के ही रहते हैं। तो ये BCG का टीका जो है वो जल्द से जल्द न्यूबॉर्न को लगाना है और डॉट्स ट्रीटमेंट को देना है, क्योंकि डॉट्स में जो होते हैं वो सारे तरीके के ड्रग्स अवेलेबल होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयुष क्या होता है। तो आयुष ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आयुष को देख लेते हैं। आयुष आयुर्वेदा यूनानी सिद्धि होम्योपैथी होता है इसका फुल फॉर्म। तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी सिद्धि, होम्योपैथी। तो 2014 सितंबर 2014 में परिवार कल्याण मंत्रालय सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। तो ये कार्यक्रम कब तक चलने वाला है, वो टोटल 2026 तक चलने वाला है। इसकी कुल लागत 4,603 करोड़ रुपए है। इसकी जो कुल लागत है जो भारत सरकार द्वारा लगाई गई है वो 4,603 करोड़ रुपए, मतलब बहुत ज़्यादा है। आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा की होम्योपैथी इसका फुल फॉर्म होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया।
इसके तहत भारतीयों के स्वास्थ्य में परिवर्तन और बढ़ावा लाना है। तो आयुष जो होता है ना, इसके थ्रू क्या होता है कि हम जो बीमारियां होती हैं उनको जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। तो अंग्रेजी दवाओं से काफ़ी ज़्यादा बेटर होती हैं ये आयुर्वेदा की दवाएँ। आयुर्वेदा दवाएँ काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यही है कि इसके तहत भारतीयों के स्वास्थ्य को परिवर्तन और बढ़ावा दे देना। देखिए, जो आयुर्वेदा की दवा होती हैं वो किसी भी तरीके से साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। बाकी और सारी जो दवाएँ हैं, अगर ज़्यादा रूप में आप ले रहे हैं तो वो हो सकता है आपके लीवर पे या फिर किसी भी चीज़ पे रिएक्शन भी करती हैं, बट आयुर्वेदा सबसे बेस्ट दवा होती है। ये मुख्यतः विशेष रूप से कमज़ोर और दूर दराज के क्षेत्र के लिए है। जैसे कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं और जो कमज़ोर व्यक्ति हैं, जैसे कि आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति हैं, वो इतनी महंगी दवा जो अंग्रेजी वाली दवा होती है वो नहीं ले सकते हैं। इसलिए आयुर्वेदा की दवा जो होती है वो सस्ती भी होती है, तो वो इसको लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। अनिवार्य घटक क्या है कि आयुष की सेवाएं देना, आयुष शैक्षणिक संस्थान बनाना। जगह जगह पर जब आयुष शैक्षणिक संस्थान बन जाएंगे तो लोग अपने आप ही आयुष की दवाओं को लेंगे, लेकिन जब काफ़ी दूर रहता है लोगों को घर से, तो इस वजह से लोग आयुष को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देते हैं। औषधियाँ पादप पौधे होती हैं, मतलब जो औषधियाँ होती हैं ये ऐसे पौधों से ही बनाई जाती हैं, तो काफ़ी अच्छी होती हैं, काफ़ी मतलब अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट करती हैं। नम्य घटक क्या होता है? तो योग्य एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित स्वास्थ्य केंद्र। योग्य नम्य घटक ये होता है कि योग्य एवं प्राकृतिक चिकित्सा सहित स्वास्थ्य केंद्र होते हैं इसके। टेलीमेडिसिन होती है और सार्वजनिक निजी भागीदारी सहित आयुष में नवाचार, सूचना, शिक्षा एवं संचार कार्यकलाप, ये सब इसके नम्य घटक के अंतर्गत आते हैं। RCH प्रोग्राम को कब स्टार्ट किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं तो आपको जैसे कि नहीं याद है प्रोग्राम्स पूरा अच्छे तरीके से, तो अगर आप सन 1 लिख देते हैं ना, उसको हाईलाइट करके थोड़ा लिखिएगा। जैसे कि अगर पूरा आप ब्लू पेन से लिख रहे हैं तो जैसे आप जहाँ सन लिखेंगे वहाँ स्केच से लिखना है। तो RCH प्रोग्राम को 1997 में स्टार्ट किया गया था। ब्लाइंडनेस जो प्रोग्राम है उसको 1976 में स्टार्ट किया गया था। TB प्रोग्राम 1992 में स्टार्ट किया गया था। वहीं बात करें कि मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, ये देखिए राष्ट्रीय नियंत्रण कार्यक्रम है, ठीक है, मैं राष्ट्रीय नहीं बोल रही हूँ, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम 1953 में स्टार्ट हुआ। राष्ट्रीय लेप्रोसी या फिर राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम 1955 में स्टार्ट हुआ। वहीं बात करें कि आयुष की, तो आयुष सितंबर 2014 में स्टार्ट हुआ। न्यूट्रिशन वीक डे कब तक होता है? तो 1 से 7 सितंबर तक जो होता है वो न्यूट्रिशन वीक डे होता है। कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ दिया जाता है। अगर पूछे विश्व स्तनपान दिवस कब तक होता है? तो 1 से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान दिवस भी होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं ऊपर भी, उनको भी देख लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। समुदाय के कार्यक्रम में लोगों को की सामुदायिक रूप से सपोर्ट करना, भागीदारी को प्रकाश में लाना, प्रत्येक माह बच्चों का वजन करना, बीमारी हो तो रेफरल कार्ड बनाना, 1 ईयर से कम बच्चों का चाइल्ड रिकॉर्ड बनाना। देखो, आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता होती हैं वो 0 से 6 वर्ष के बच्चों का देखभाल करती हैं, मतलब वो पढ़ाती भी हैं, प्लस साथ में न्यूट्रिशन जैसे पोषण संबंधी देखभाल भी करती हैं, क्योंकि उन्हीं के घर पे पोषणी से रिलेटेड जैसे कि हो गया कि पोषाहार हो गया, दलिया हो गया, दाल हो गया, ये सब चीज़ें उन्हीं के पास आती हैं, तेल हो गया, तो ये सब चीज़ें आती हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पाती हैं, और 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को वो बांटती हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि वो न्यूट्रिशन संबंधी भी पूरी जानकारियाँ उनके पास होती है, और गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने का भी जिम्मेदारी उनका होता है। वैसे मेन जिम्मेदारी जो होता है वो तो आशा का होता है, लेकिन इनकी भी भागीदारी होती है। उसी तरीके से बात करें तो ये शिक्षण का भी कार्य करती हैं। जो बच्चे होते हैं जब 3 साल के हो जाते हैं तो वो उनको शिक्षित भी करती हैं, उनको पढ़ाने का भी कार्य करती हैं। फिर उसके बाद जब 6 साल के बच्चे हो जाते हैं वो तो प्राइमरी स्कूल में 1 में चले जाते हैं। तो इस तरीके से होती हैं आंगनबाड़ियों का ये सब वर्क होता है। ग्वाइटर क्या है? तो ग्वाइटर जो होता है इसे गला फूल जाता है या शरीर में आयोडीन की कमी के कारण थायराइड ग्रंथि में सूजन, नमक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। देखिए, जो ग्वाइटर रोग होता है इसमें क्या होता है, इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें गला फूल जाता है और थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। और ये शरीर में किस वजह से होता है? तो आयोडीन की कमी हो जाती है। अगर आपके नमक में आयोडीन नहीं है तो फिर गलगंड रोग होता है। इसको हिंदी में गलगंड रोग भी कहते हैं। 1962 में कंट्रोल प्रोग्राम
आया था। तो 1962 में ग्वाइटर को नियंत्रित करने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया जिसको कहा गया नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम, या फिर हिंदी में करें तो राष्ट्रीय गलगंड नियंत्रण कार्यक्रम। ट्रीटमेंट इसका क्या है? तो ट्रीटमेंट बस सीधा साधा मतलब यही है, ट्रीटमेंट आयोडीन की कमी की वजह से हुआ। तो जैसी बात है कि आयोडीन ही देना है भरपूर मात्रा में। तो आयोडीन नामक समुद्री भोजन या फिर आयल दूध दे सकते हैं, या फिर थायराइड की शल्य चिकित्सा भी करवा सकते हैं। फिर बात करते हैं सतत शिक्षा की। इसके बाद हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ, तो सतत शिक्षा मतलब आपको सुन के ही लग रहा है सतत शिक्षा नर्सिंग मतलब कंटिन्यूअस मतलब लगातार शिक्षा लेना, लगातार पढ़ना या फिर लगातार शिक्षा को लेना। निरंतर शिक्षा को प्रौढ़ शिक्षा भी कहते हैं। ये जो निरंतर शिक्षा होती है ये प्रौढ़ शिक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो शिक्षा होती है ये इसकी कोई एज लिमिट नहीं होती है कि हाँ बस आपको 18 साल या 20 साल तक ही पढ़ाई करनी है, 30 साल तक ही पढ़ाई करनी है, बल्कि ये निरंतर शिक्षित होने का एक माध्यम होता है। आप जो निरंतर मतलब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है, तब भी ये शिक्षा लेता रहता है। इस वजह से इसको प्रौढ़ शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये औपचारिक शिक्षा पूर्ण करने के बाद प्राप्त की जाने वाली शिक्षा है। ये जो होती है औपचारिक शिक्षा मतलब होती है जहाँ से आपको सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि आपकी स्कूल की शिक्षा हो गई। तो ये जो होती है स्कूल शिक्षा के बाद प्राप्त की जाने वाली शिक्षा होती है। निरंतर शिक्षा ऐसा शिक्षा कार्यक्रम है जो सहभागियों के ज्ञान और कौशल के नवीनतम करने के लिए चलाया जाता है। तो ये जो होता है ये मतलब ये शिक्षा जो होता है वो लोगों का जो ज्ञान होता है ना वो पुरानी अवधारणाओं में जो जीवित रहते हैं, तो उन्हीं पुरानी अवधारणाओं को हटाने के लिए नए नए तरीकों को सिखाने के लिए सतत शिक्षा को चलाया जाता है। मूल शिक्षा के पूर्ण होने के बाद परिवर्तन को समझने और कुशाग्रता को बढ़ाने के लिए प्राप्त की जाने वाली शिक्षा निरंतर शिक्षा कहलाती है। देखिए क्या होता है कि जब हम औपचारिक शिक्षा लेते रहते हैं तो हमारा जो दिमाग रहता है इतना कुशाग्र नहीं होता है, लेकिन जब हम उस शिक्षा को औपचारिक शिक्षा मतलब स्कूली शिक्षा को पूरी तरीके से प्राप्त कर लेते हैं तो हमारा दिमाग शार्प हो जाता है, डेवलप हो जाता है, कुशाग्र हो जाता है। तो उसी वजह से जब हम निरंतर शिक्षा को लेते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें चीज़ें समझ में आती हैं। फिर क्या है, स्क्रॉल करते हैं। शिक्षा लेने की प्रक्रिया को जीव पर्यंत बनाए रखना ही सतत बनाए रखना ही क्या कहलाता है? सतत शिक्षा या ज्ञान द्वारा समझने की प्रक्रिया को लगातार बनाए रखना ही सतत शिक्षा कहलाता है। मतलब क्या है कि जो प्रक्रियाएं होती हैं मतलब हमेशा सीखना, पढ़ना या फिर हमेशा नॉलेज को लेते ही रहना ही, अपनी जो नॉलेज की क्षमता है वो कभी भी कम मत करना। ये नहीं करना कि अब हम एज के हो गए अब हम क्या करेंगे ये सब चीज़ों को सीख कर। तो हमेशा सब चीज़ों को सीखने के लिए ललायित रहना, प्रेरित रहना, तो यही सब चीज़ें आती हैं सतत शिक्षा के अंतर्गत। आई होप आप लोग को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आज एक जो है प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है इसमें। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे अगले क्वेश्चन पेपर की बात करेंगे कि उसमें कौन से क्वेश्चंस आए हुए थे। सो आई होप आप लोग को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।